नीट परीक्षा धांधली में पूछताछ। बिहार में ईओयू का एक्शन तेज हो गया है। परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला नोटिस मिलने के बाद भी अब चल रहा है। छात्र वहां पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में पूछताछ के बाद ये जो कार्रवाई हो रही है, बिहार में ईओयू का एक्शन तेज है। नोटिस मिलने के बाद वहां छात्र पहुंच रहे हैं। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार में ईओयू का एक्शन जो है वो तेज हो गया है। नीट परीक्षा मामले में जो धांधली हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ा गढ़ अब तक निकल के सामने आया है वो बिहार है। हालांकि कई जगहों से ये खबरें आई हैं, कई जगहों से ऐसे अपडेट आए हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन बिहार में पटना में कई ऐसे सबूत मिले हैं। एफआईआर दर्ज होने के अलावा वहां पर पेपर लीक के भी सबूत थे। अब उसमें लगातार जांच चल रही है। ईओयू का एक्शन उसमें तेज हो गया है। अब परीक्षार्थियों से पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ईओयू द्वारा लगातार नीट से जुड़े जो बच्चे हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, एक हमारे साथ गार्जियन है, उनसे बात करेंगे। आप लोगों को भी नोटिस दी गई? आप लोगों को भी नोटिस? हाँ, सूचना मिली है। सूचना मिली है। क्या कहा गया सूचना में? सूचना में यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया, और क्या कहा जाएगा। आपकी बच्ची एग्जाम दे रही थी? जी हाँ, जी क्या हाँ। नाम है बच्ची का? ईशा भारती। कहाँ पे सेंटर मिला था? सेंटर सगुना मोड़ के पीछे था। देखिए, सगुना मोड़ के पास जो सेंटर है वो था, और अब जब ईओयू की नोटिस पहुंची है तो अपने बच्ची को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बच्ची भी मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। फिर आपको क्यों नोटिस दिया गया? आई डोंट नो। मेरे तो मार्क्स में मिनिमम कितने मार्क्स आए हैं आपको? अब मतलब 2-3 बार जब शीट खोल रहे हैं नए नए मार्क्स दिखाए गए। क्या आपके अलावा किसी और है? लोगों को भी बुलाया गया? ऐसी कोई जानकारी आपके करीबी लोग कोई? नहीं सर, आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये तार पटना से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी विस्तार से बताने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास लिए चलते। प्रकाश, ये कौन से छात्र हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है? देखिए, नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच पटना में हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई ईओयू वो कर रही है। दरअसल 3 चरण है जहां पर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से नीट में धांधली हुई थी, जिसमें से एक का लिंक पटना में है और पटना में पर्चा लीक का मामला है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो एग्ज़ाम से ठीक पहले उसे लीक कर दिया गया था, और एक ख़ास जगह पर लर्न एंड प्ले एक जगह है जहां पर कि बच्चों को एक साथ रखा गया था, और वहां पर प्रश्न पत्र जो आए थे उसे बाद में जला दिया गया था, और उस जले हुए प्रश्न पत्र से मिलान करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ माफिया के लोग थे। तो अब 11 ऐसे अभ्यर्थियों को उनके अभिभावक के साथ, उनके गार्डियन के साथ उनको बुलाया गया है, जिसमें आज पहली जो लड़की थी, बच्ची थी, वो ईशा भारती थी, जो रहने वाली बख्तियारपुर की है, लेकिन सगुना मोड़ में दानापुर के पास जो है वहाँ उसका सेंटर था। तो ये जांच जो शुरू हुई है वो पर्चा लीक को मामला है। दूसरी जो जांच चल रही है वो ये है कि सेंटर्स बदले गए थे। यानी कि 1000 किलोमीटर दूर जो गुजरात है, गोधरा, वहाँ पर कुछ बच्चों को सेंटर्स पैसे लेकर के वहाँ दिए गए थे। इन बच्चों पर यह भी आरोप है कि इनसे पैसे वसूली किए गए थे 30 लाख से 40 लाख, और उसके एवज में एडवांस में ही चेक जो है वो साइन कराया गया था। तो ये सारे अपराध इकाई को सबूत मिले थे, जिस आधार पर वो नीट से कुछ जानकारियां मांगी थी, और फिर उस जानकारी के आधार पर इन बच्चों को नोटिस दिया गया है कि वो गार्डियन के साथ आए और उनकी पूछताछ होगी। तो इस कड़ी में पहली लड़की जो आई है, बच्ची आई है, वो ईशा भारती है, जिससे अंदर में पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद जब बाहर निकलेंगी तब पता चलेगा कि आखिर किन मुद्दों पर कौन से ऐसे सवाल थे जिससे उन्हें घेरने की कोशिश की गई और उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बताता हूं। आप हमारे साथ रहिएगा प्रकाश। बिहार पेपर लीक पर यह बड़ी अपडेट है। माफिया सिकंदर ने पटना में अपने रिश्तेदार अनुराग यादव और उसकी मां रीना कुमारी को NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया था। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम लिखा है। अनुराग यादव के नाम के आगे है मंत्री जी। अब सवाल यह है कि आखिर किस मंत्री जी की सिफारिश पर नीट पेपर लीक के गैंग में शामिल अभ्यर्थी को पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था? यह बड़ा सवाल है, और यहीं से कई तार निकलकर सामने आएंगे। बड़े बड़े माफियाओं का नाम सामने आएगा। यह अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम लिखा है। अनुराग यादव के नाम के आगे लिखा है मंत्री जी।
तो भाई ये मंत्री जी थे कौन, ये बड़ा सवाल है प्रकाश। बिल्कुल विवेक, ये सवाल उठेगा और जब जांच होगी तो जाहिर है कि लगता है कि अधिकारी जो है NH खान है वो जा रहे हैं इस गाड़ी से, जो EOU के ADG हैं वो इस गाड़ी से निकल रहे हैं। अंदर अधिकारी हैं जो अंदर जाएंगे और पूछताछ में होंगे। बहरहाल ये सिकंदर कौन है, ये किस तरह से माफिया बना। सिकंदर दरअसल बिहार सरकार में कनीय अधिकारी है जो जूनियर इंजीनियर है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, उसे सस्पेंड करने का और तमाम विभागीय जांच करने का, क्योंकि वो जेल में है। तो दूसरी तरफ ये सिकंदर के जो भी लोग थे, करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको ये नीट परीक्षा में इन पर आरोप है कि उन धांधली करा करके परीक्षा लीक के मार्जिन से वो माध्यम से इस तरह का काम कर रहे थे, जिससे कि सिकंदर को तो जरूर पकड़ा गया है लेकिन अब उसके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। और उसी में से एक आया है कि जो गेस्ट हाउस है NHI का यहाँ पर पटना में, वहाँ पर आखिर कैसे वहाँ ठहराया गया था, कौन से मंत्री थे जिनकी चिट्ठी के आधार पर यहाँ पर उन्हें ठहराया गया था, इसकी भी जांच होगी तो परत दर परत खुलेगी। क्या उसका लिंक, उस मंत्री का लिंक सिकंदर से किस रूप में था, मेरे जहन में यहाँ ये आ रहा है ठहरने के लिए दिया गया। अगर किसी नाम के आगे लिखा है मंत्री जी, तो वो ये बहुत हद तक ये हो सकती है बात कि वर्तमान जो चल रही है सरकार उसी में मंत्री जी हो। नहीं तो वैसे तो लिखने के लिए पूर्व मंत्री जी को भी लिख सकते हैं मंत्री जी, लेकिन बहुत हद तक ये बात मतलब मान लेनी चाहिए या फिर मानी जानी चाहिए, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है उसी में मंत्री हो। नाम किसी का भी हो सकता है। देखिए, सिर्फ अगर मंत्री जी लिखा होता तो वहाँ तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था कि मंत्री जी कोई नाम हो सकता है, कोई मंत्री वाकई में हो सकते हैं। लेकिन जब लेटर नंबर भी साथ में लिखा हुआ हो तो ये तय है कि वो लेटर इशू किया गया था और वो जो लेटर इशू करने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत वो जारी की गई थी, तभी जाकर के उनको एकोमोडेशन वहाँ मिला था। तो जो जारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मंत्री जी का सिर्फ मंत्री जी लिखना, पद का नाम लिखना, नाम नहीं लिखना, लेकिन जो लेटर है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस मंत्री के पास से दिया गया था, क्या मंत्री की जानकारी में था, या फिर अगर जानकारी में ये बात नहीं थी तो क्या उनके PS ने अपने मन से चिट्ठी जारी कर दिया था। तो ये तमाम बातें हैं जो जांच में खुल करके सामने आएगी, लेकिन ये तय है कि सिकंदर के लिंक्स काफ़ी अच्छे थे, न सिर्फ नेताओं से बल्कि पदाधिकारियों से भी थे। तो इस लिंक्स की भी जांच होगी। एक तरफ ये लिंक है और दूसरा है कि नीट परीक्षा में उसकी क्या भूमिका थी, क्या जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे उनकी भी कोई भूमिका थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में पर्चा लीक को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि अत्यधिक मिडिलमैन होते हैं, कानून बनाए जाएंगे और विधानसभा में आम बोलचाल की भाषा में वैसे ये हिंदी का शब्द है कि ऐसे लोगों के जितने ये मिडिलमैन होते हैं इनके लिंक्स वैसे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि काम ही इनका यही होता है। हरियाणा से जान लीजिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। कल उन्होंने अपने इस्तीफे में इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े आरोप लगाए थे। किरण चौधरी ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फिर से अंतरकलह की चुनौती बनने वाली है? क्या कह रही हैं किरण चौधरी, सीधा आपको सुनाते हैं। तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उस दिया है। हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में पढ़ाई कर रहे हैं। मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उस उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। यही नेताओं का रंग है और यही राजनीति का रंग है। जब उधर होते हैं तो उधर की वाहवाही, इधर आ जाते हैं तो उधर की वाहवाही। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां सूबे के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे सनसनी मच गई।
बयान बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का है। कहा है उन्होंने कि अवैध हथियार लेकर चलने वालों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला लिया है जिसके तहत एक एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस को ऐसे अपराधियों को गोली मारने का आदेश है जो अवैध राइफल और गोली लेकर चलते हैं। उनका वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे दे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और वो बयान भी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अगर कोई अवैध हथियार लेकर चलता है तो उसे गोली मार दी जाए। एसआईटी का गठन किया गया है और मेरे सहयोगी प्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऐसा कोई फैसला आया है क्या? अगर नहीं आया है तो ये जो बयान है दिलीप जायसवाल ने किस आधार पर दिया है? प्रकाश विवेक, मेरी जानकारी में तो ऐसे किसी फैसले की बात नहीं है, क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उससे जो भी बाहर निकलता है उसका बाकायदा प्रेस नोटिंग और प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उसमें अब तक तो ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन ये जरूर है कि दिलीप जायसवाल दरअसल वहां गए हुए थे रुपौली से, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वहां सभा करने के लिए, और इसी दौरान उन्होंने ऐसे बयान दिए, क्योंकि वहां से रुपौली से जो पहले की विधायक रही हुई हैं जिनके सीट खाली करने की वजह से उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती, उनके जो पति है अवधेश मंडल, वो हिस्ट्री शीटर है। तो इस लिहाज से उन्होंने बयान कुछ ज्यादा ही उत्साह में दे दिया और इनको समर्थन नहीं मिल रहा है, न ही उनके बीजेपी की तरफ से और न ही जेडीयू की तरफ से। दोनों ही नेताओं का कहना है, दोनों ही दल का कहना है कि अति उत्साह में ये बोला गया है और इससे जो अपराधी हैं उन पर अंकुश और लगाम लगाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये कैबिनेट का डिसीजन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि दिलीप जायसवाल जो है खुद से ये बयान दे रहे हैं। जो विवादित ये बयान दे दिया, अब धीरे धीरे जब बात होगी तो हो सकता है कि ये बयान इन पर भारी भी पड़ जाए। प्रकाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली में जो मर्डर हुआ है उस खबर की, पड़ताल भी करेंगे। पुर्तगाल से ऑर्डर, जी हाँ, ये बड़ा अपडेट है कि बीती रात दिल्ली में सरेआम शूटआउट को लेकर आपको ये बता दें कि बीती रात दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की थी और अब इस हमले की जिम्मेदारी एक गैंगस्टर ने ले ली है। उस गैंगस्टर ने जो हिंदुस्तान में नहीं है, पुर्तगाल में छुपा हुआ बैठा है। दिल्ली में हुए शूटआउट पर बड़ा अपडेट यह है कि राजौरी गार्डन में हुए शूटआउट पर यह खबर, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु भाऊ है, उसने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। राजौरी गार्डन में जो शूटआउट हुआ, एक की मौत हो गई। अब उसने, जो उसका अपराधी है उसका नाम सामने आ गया है, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार उसमें 10 राउंड तक फायरिंग हुई और ये जो हमला है उसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ली है और वो हिंदुस्तान में नहीं है, पुर्तगाल में छुपा हुआ बैठा है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजौरी गार्डन में जो शूटआउट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, उस पर हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु भाऊ ने उसकी जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में जो शूटआउट हुआ उस पर यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शूटआउट की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है, वो पुर्तगाल में है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 10 राउंड लगातार फायरिंग हुई और ये पूरा मामला, पुलिस इसकी छानबीन लगातार अभी भी कर रही है। बीती रात दिल्ली में ये शूटआउट हुआ था और अब इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है जो पुर्तगाल में है। मनोज वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए मेरे साथ। मनोज, ये पूरी कहानी क्या है? वो पुर्तगाल में रहता है, फिर उसको किसने सुपारी दी या फिर कोई व्यक्तिगत उसकी दुश्मनी थी इनसे? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दुश्मनी की बात सामने आ रही है और जिस तरीके से हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया के जरिए ये जिम्मेदारी ली है कि जो राजौरी गार्डन में कत्ल हुआ है वो उसने और उसका जो भाई है नवीन बाली, उसने मिल करके करवाया है। फिलहाल अभी जो पुलिस की टीम है
वो उन शूटर्स की तलाश कर रही है कि आखिरकार वो शूटर्स कौन थे, हिमांशु वायु के संपर्क में कैसे आए। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो शूटर्स थे वो कैसे इनके संपर्क में आए थे। हिमांशु वायु लगातार पुर्तगाल में बैठा हुआ है और वहीं से बैठ करके वो भारत के अंदर जो वारदातें हैं उनको अंजाम देते। इससे पहले भी जो कार शोरूम के ऊपर वेस्ट दिल्ली के अंदर फायरिंग हुई थी वो भी हिमांशु वायु ने करवाई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मार्च के महीने में एक शराब कारोबारी का मर्डर सोनीपत में हुआ था, उसको भी सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। वो कस्टडी जो है वो भी हिमांशु वायु ने ही करवाया था। अब आगे ये पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो टीमें हैं उनको बनाया गया है। जो उस वक्त लोग बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि जिस वक्त गोलीबारी हुई थी उस वक्त कौन कहां पर बैठा हुआ था। इसके अलावा जो बर्गर किंग के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो और शॉप सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक जो शख्स था वो बाइक पर बाहर बैठा हुआ था, दो शूटर बर्गर किंग के अंदर घुसे थे, उन्होंने गोलीबारी की और उसके बाद तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। तो फिलहाल अभी यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन शूटर्स को पकड़ा जाए। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ इस खबर पर अभी बने रहिए। दिल्ली में जो ये मर्डर हुआ है, पुलिस मर्डर के बाद जांच कर रही है और हर एंगल की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से संवाददाता अजातिका सिंह की एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बीती रात करीबन 9:30 से 10 के बीच में 10 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई। और कहाँ ये फायरिंग हुई आप देख लीजिए, बर्गर किंग रेस्टोरेंट, यानी जहाँ आम लोग अक्सर जाया करते हैं। उस समय भी आम लोगों की 9:30-10 बजे डिनर करने वाले लोगों की, बर्गर खाने वाले लोगों की इस रेस्टोरेंट में भीड़ थी। ऐसे में दो अज्ञात हमलावर अंदर कस्टमर बन के गए और एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने वाले शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक उस शख्स के पास ना तो फ़ोन मिला, ना कोई ज़रूरी दस्तावेज़ मिले, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस इसमें आपसी रंजिश का मामला अभी तक समझ रही है प्राइमा फेसिया। ये जानकारी बता रही है कि दो लोग जो यहाँ पर कस्टमर बन के गए थे उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की थी। एक शख्स बाहर बाइक पर इंतज़ार कर रहा था बाइक स्टार्ट करके, तो वहीं दो हमलावर अंदर गए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो चौकीदार हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, शायद आतिशबाजी हो रही है, और उन्हें जानकारी नहीं हो पाई कि इतनी ज़्यादा लंबी फायरिंग यहाँ पर होती गई जिसमें एक शख्स की मौत तक हो गई है। आप तस्वीरें देखिए, ये राजौरी गार्डन का बर्गर किंग है। पुलिस ने फिलहाल आप देखिए इस तरह से एविडेंस को बचाने के लिए इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है, टेप्स लगा दिए हैं और फॉरेंसिक लैब में भी इस जगह की जो लगातार जांच है वो की जा रही है। एविडेंसेस रात को भी पुलिस ले गई है और सुबह भी जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम पहुंची थी जो एविडेंसेस कलेक्ट करके ले जा रही है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि वारदात अंदर हुई है तो अंदर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस खंगाल रही है। एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से जांचा जा रहा है। कैमरामैन हसन के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। राजौरी गार्डन शूटआउट केस में बड़ी खबर यह है कि पुलिस को एक महिला की भी तलाश है। अब ये महिला कौन है, ये महिला कैसे इस केस से जुड़ी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। एक महिला, अब एक नए तार जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है। ये जो राजौरी गार्डन शूटआउट हुआ उसमें ये जो महिला है जिसकी तलाश चल रही है, मनोज, ये किस तरह से इस केस से संबंधित हो सकती है? मनोज वर्मा जी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस महिला के बारे में जानकारी मिल रही है वो महिला जो मरने वाला शख्स है उसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी और जिस वक्त गोलीबारी की ये वारदात रेस्टोरेंट के अंदर हुई तब ये महिला वहां से चली गई और अब तक पुलिस को ये महिला नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर पुलिस को ये महिला नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को ऐसा भी लग रहा है कि मरने वाले का जो सामान था यानी कि पर्स और मोबाइल फोन शायद महिला ही अपने साथ ले गई है। क्या वो उसकी महिला मित्र ही थी या वो कोई किसी तरीके का ट्रैप था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि हो सकता है कि शूटर्स को उस शख्स की इंफॉर्मेशन भी महिला ने ही दी हो। तो फिलहाल ना ही अभी मरने वाले की पहचान हो पाई और ना ही उस महिला की पहचान हो पाई है जो वहां पर बैठी हुई थी। तो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो इस वारदात को सुलझाने में अभी लगी हुई हैं। शूटर्स कौन से ये भी पता नहीं चल पाया, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर हुई इतनी बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक है मनोज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं। अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं।
ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक
विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो, भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वलुंगोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है।
इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। इसी साल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी आईआईटी मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है।